हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आंस मैथ्स। तो आप लोगों का आंस मैथ्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि हमने बोला था कि मैं अवध विश्वविद्यालय अयोध्या स्पेशल लेकर के आ रहा हूँ। यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए साइंस लेसन प्लान, और बीएड सेकेंड ईयर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और बीएड फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों को आपके टीचिंग सब्जेक्ट से 5-5 प्रैक्टिकल फाइल्स बनाने होती है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ये आप 5 में से आप कर सकते हैं उसमें से। तो मैं पर डे आपको हर एक दिन हर एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो देता रहूँगा। और जो अलग सब्जेक्ट वाले हैं जैसे हिंदी, साइंस, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, अंग्रेजी हो गया, इन सभी का मैं लेसन प्लान एक साथ में पीडीएफ के साथ थ्रू आपको आप तक पहुँचा दूँगा। और यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से साइंस का लेसन प्लान लिखना होता है। तो आज हम देखेंगे कि लेसन प्लान को हमें किस तरीके से लिखना है। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आइए हम देखते हैं कैसे हमको करना है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाठ्य योजना 1 बना हुआ है। तो सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखना है। विद्यालय का नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पर दिनांक डालना है, जिस डेट में आप बनाना है, किस क्लास में पढ़ा रहे हैं, वर्ग बनाना है, विषय डालना है, चक्र डालना है और अवधि। यहाँ पर उप विषय होगा, विषय के बाद एक कॉलम आपका और बनेगा उप विषय का। तो यहाँ पर उप विषय आप बना लीजिएगा। उसके बाद में आप प्रकरण डालेंगे, प्रकरण प्रकाश होगा। लेकिन प्रकरण डालने से पहले हमको प्रस्तावना के प्रश्न पूछने होते हैं। तो आइए हम देखेंगे किस तरीके से हमें प्रकरण को डालना होगा अपने बोर्ड पर। तो उसके बाद सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके सामान्य उद्देश्य के बारे में। सामान्य उद्देश्य क्या है? तो सामान्य शिक्षण का जो सामान्य उद्देश्य है, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक सोच का विकास करना, छात्रों को विज्ञान के अनुप्रयोगों के बारे में बताना, छात्रों में खोज प्रवृत्ति का और प्रकृति का विकास करना। ये हो गया हमारा सामान्य उद्देश्य। उसके बाद हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य के बारे में। तो हम देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य क्या है। तो ज्ञानात्मक पहले हम जानते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक, पहले हम बालकों को क्या करेंगे, ज्ञान कराएंगे उसके बारे में, कि आप लोग उन लोगों को बताएंगे कि क्या होता है प्रकाश। प्रकाश के बारे में हम लोग बताएंगे तो वो जिससे प्रकाश के बारे में जान जाएंगे। उसके बाद बोधात्मक, वो अपने शब्दों में प्रकाश की व्याख्या कर लेंगे, उनको बोध हो जाएगा कि हाँ ज्ञान क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, तो उसके बारे में उनको बोध हो जाएगा। उसके बाद में अनुप्रयोगात्मक होता है कि वो अनुप्रयोग करके, मतलब उसके आगे प्रकरणों में उसका अनुप्रयोग कर सकेंगे, मतलब उसका यूज कहाँ करेंगे, जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है प्रकाश के बारे में उसका यूज कहाँ करेंगे। और चौथा हमारा विशिष्ट उद्देश्य होगा कौशल। तो वो क्या होगा, उनके अंदर कौशल क्षमता एक विकसित हो सकेगी, जिससे वो प्रकाश से रिलेटेड एक मॉडल हो गया या फिर उससे रिलेटेड कोई चित्र हो गया, वो अपने आप में बना सकेंगे। इतना करने के बाद उन लोगों में अभिरुचि उत्पन्न होगी। छात्र क्या होंगे कि प्रकाश के बारे में जानने के लिए और रुचि उत्पन्न करेंगे, उनकी इच्छा होगी कि हम और इसके बारे में हम जानें। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं पहले पूर्व ज्ञान, उनको क्या जानकारी होगी। तो छात्र जो हैं प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये हम मान करके चलेंगे। अब यहाँ पर हमें प्रस्तावना के प्रश्न पूछने होंगे, क्योंकि हमें प्रकरण निकालवाने से पहले हमें प्रस्तावना से ही अपना प्रकरण निकालना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे, रात्रि बच्चों जब रात्रि में बिजली चली जाती है तो क्या हो जाता है? तो बच्चे जवाब देंगे अंधेरा हो जाता है। दूसरा जो क्या कहेंगे, यहाँ पर अंधेरा हो जाता है तो अंधेरा होने पर हम क्या जलाते हैं, लैंप, मोमबत्ती, टार्च, ये सब का एग्जाम्पल देंगे। तो आप तीसरा क्वेश्चन पूछोगे कि टार्च जलाने से हमें क्या मिलता है? तो वो बोलेंगे प्रकाश मिलता है। अब हमारा चौथा यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश क्या है। तो वो समस्या में आ जाएंगे, वो अपना मतलब जवाब देंगे लेकिन हो सकता है गलत दे दें। तो जैसा देख सकते हैं यहाँ पर पहले झिगजैग मोशन में बन रहा है। पहले यहाँ पर अंधेरा हुआ, फिर अंधेरे से पहले क्वेश्चन उठाया, फिर प्रकाश आया, प्रकाश के बारे में पूछा, फिर यहाँ पर समस्यात्मक हो गए। यहाँ पर झिगजैग वाला जो है वो बन रहा है यहाँ पर टॉपिक। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को पता चला कि प्रस्तावना किस तरीके से बनाना है। जब वो प्रकाश का आंसर दे देंगे तो हम लोग प्रस्तावना लिखेंगे। उसके बाद हम संबोधित करेंगे, छात्रों आज हम लोग प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो छात्रों को पता चल जाएगा कि हाँ आज हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास कुछ सहायक सामग्री होगी, सहायक सामग्री भी बनाना है। तो यहाँ पर सहायक सामग्री में आप जैसा देख सकते हैं किरण पुंजें बनाई गई हैं। किरण पुंजें तो आप लोग जानते ही होंगे, जैसे जो प्रकाश होता है किस तरीके से चलता है, सीधी रेखा में चलता है। तो सीधी रेखा में देखो प्रकाश की किरणें यहाँ पर बनी हुई हैं।
तो यहाँ पर बनी हुई है। इसी तरीके से आपको कुछ भी सहायक सामग्री बना लेनी है जिस टॉपिक पे आप पढ़ाने जा रहे हो उसी टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद में क्या करना है, शिक्षण विधियाँ। हम इसमें कौन कौन सी विधियाँ यूज करने वाले हैं, तो पहले व्याख्यान विधि यूज करेंगे, कथन विधि भी यूज करेंगे और प्रश्नोत्तर विधि भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रकाश की परिभाषा बोलेंगे, मतलब बताएंगे उनको कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश बताएंगे जैसे टार्च हो गया, मोमबत्ती हो गया, लैंप हो गया, ये सब हम जलाते हैं तो हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। इसके बाद में बताएंगे कि प्रकाश जो है वो सूर्य पृथ्वी का सबसे बड़ा स्रोत है, सूर्य प्रकाश का। और प्रकाश किस तरीके से चलता है, सरल रेखा में चलता है। इस तरीके से प्रकाश के बारे में बहुत सारी जितनी भी जानकारियाँ होंगी बच्चों को बताएंगे, सामान्य जानकारी। उसके बाद वो क्या करेंगे कि वो ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे। तो आप श्यामपट्ट कार्य पे लिखेंगे पृथ्वी का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। ये हमें फैक्ट पता चला, बच्चों को नया नया पता चलेगा। तो आप इसको लिख देंगे तो वो नया नया अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब यहाँ पर बात ये करते हैं कि ब्लैक बोर्ड यहाँ पर वह श्यामपट्ट वर्क लिखा हुआ है, कार्य लिखा गया है। ये कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ छात्र अध्यापक इसको सबसे लास्ट में लिखते हैं। आप लास्ट में भी लिख सकते हैं और यहाँ साथ साथ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद हम विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं कुछ अगला पढ़ाने के लिए। प्रकाश किस प्रकार गति करता है, तो हमने बताया था सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश की दो किरणें एक ही रेखा में गति कर देंगे तो क्या कहलाएंगी। जैसे एक किरण जो है सरल रेखा में कर रही है, अगर मान लीजिए दो किरण एक ही रेखा में एक ही तरफ जा रही हैं तो क्या होंगी। तब आप वो बच्चे समस्या में हो जाएंगे। मतलब कुछ क्वेश्चन बताएंगे लेकिन वो सही हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये बच्चों के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। फिर यहाँ पर छात्र अध्यापक जो होगा उनको प्रकाश की किरणों के बारे में बताएगा कि जैसे वह मार्ग जिस पर प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गति करता है वह प्रकाश की किरण कहलाता है। एक ही दिशा में गति करने वाले किरणों के समूह को पुंज कहते हैं। यहाँ पर हमने पूछा भी था यहाँ पर क्वेश्चन, तो बच्चे यहाँ पर उसका जवाब पा जाएंगे। और यह कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, इसके बारे में बताएंगे। और बच्चे जो होंगे वो अभी आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसको समझेंगे भी। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि प्रकाश किरण पुंज कितनी प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। तो पहला कौन सी होती है, समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो समांतर प्रकाश किरण पुंज के बारे में बताएंगे, जैसे कि वह प्रकाश किरण पुंज जिसमें सभी किरणें परस्पर समांतर होती हैं उसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इसके बाद हमारा होगा अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। इसमें बताएंगे कि जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण एक ही बिंदु पर मिलती है वह अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाती है। इसके बारे में हम श्यामपट्ट कार्य पे ही लिखेंगे। प्रकाश किरणें कितने प्रकार की होती हैं, प्रकाश किरण पुंजें कितने प्रकार की होती हैं, समांतर प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तो यहाँ पर बताएंगे। और सहायक सामग्री में हमने बनाया भी है, तो वहाँ सहायक सामग्री के माध्यम से उनको प्रदर्शित करेंगे कि बच्चों देखिए ये है हमारी प्रकाश किरण पुंज। उसके बाद में क्या होगा, अपसारी प्रकाश किरण पुंज को हम डिफाइन कर देंगे। यहाँ पर जैसे हो जाएगा जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण एक ही बिंदु से निकले वह अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाती है। जैसे आप जानते हो कि हमारा टॉर्च हो गया, इस तरीके से बहुत सारे चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर बोध प्रश्न पूछेंगे कि आपने जो पढ़ाया है जो उनको पढ़ाया है वो समझ में आया है कि नहीं आया। तो इसके लिए हमने बोध प्रश्न बनाना है। तो यहाँ पर पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है, तो वो बच्चे बताएंगे। आपने बताया था सूर्य होता है। और अपसारी प्रकाश किरण पुंज का कोई उदाहरण बताओ, तो वो बताएंगे अपसारी क्या होता है, जहाँ जिसमें प्रकाश फैल जाता है। अर्थात जैसे कि टॉर्च हो गया, हमारा मोमबत्ती हो गया, इस तरीके से जो भी होता है ये सब अपसारी प्रकाश किरण पुंज यहाँ से निकलती हैं। इसके बाद हम तीसरा टॉपिक लेंगे प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर हम बोध प्रश्न भी, विकासात्मक प्रश्न भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 प्रश्न बहुत होंगे। अगर क्लास में लगातार उठाएंगे तो 4 बच्चे खड़े करना होंगे और जिससे हमारे क्लास में असुविधा हो जाएगी, बच्चों को डर हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर बोध प्रश्न, यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न नहीं रखेंगे। अब क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन के बारे में बात करते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन के बारे में बताएंगे। जैसे सबसे पहले आप उनको उदाहरणों के माध्यम से बताइए। यहाँ पर तो डिफिनेशन लिखा हुआ है लेकिन आपको वहाँ पर उदाहरणों के माध्यम से बताना है। जैसे आप उन बच्चों को बताएंगे कि आप तालाब के किनारे जाते हो तो क्या होता है। जैसे आप तालाब के किनारे जाते हो तो तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है,
और वहाँ पर कोई अगर बड़ा पेड़ होगा तो उसका उल्टा सेम तालाब के किनारे बड़ा पेड़ दिखाई देता है ना, इस तरीके से आप बताओगे। जैसे थाली हो गया, उसमें क्या होता है, उनका चेहरा दिखाई देता है। इस तरीके के एग्जाम्पल्स के माध्यम से उनको समझाओगे तो बच्चे समझ जाएंगे हाँ प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, क्योंकि वो छोटे बच्चे होंगे, कक्षा 7 लेवल के होंगे, वो पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर आप डिफिनीशन ना बता करके कुछ उनको बताओगे, फिर उसके बाद में जो उनका रूल है वो बताओगे। फिर इतना के बाद आपको निरीक्षण कार्य के लिए करना होगा। छात्राध्यापक जो होगा वो छात्रों को श्याम पट पर कराए गए कार्यों को लिखने के लिए, कक्ष पुस्तिका में लिखने के लिए बोलेगा, और क्या करेगा, खुद वहाँ पर कक्षा में जा के घूम करके क्या करेगा, निरीक्षण करेगा। प्रत्येक बच्चे को देखेगा कि कौन बच्चा लिख रहा है, कौन नहीं लिख रहा है, क्या किसी को समस्या है, इस तरीके का वो निरीक्षण करेगा। और यहाँ पर उसके बाद में प्रश्न पूछेगा। फिर ये करने के बाद जब क्लास में सभी बच्चे लिख लेंगे तब वो मूल्यांकन प्रश्न पूछेगा, क्योंकि जो आपने पढ़ाया है बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया, तो मूल्यांकन प्रश्न पूछेगा। जैसे प्रकाश किस प्रकार गति करता है, तो आपने बताया था सरल गति करता है। उसके बाद में जैसे यहाँ पर हो गया समांतर प्रकाश किरण पुंज क्या है, जैसे यहाँ पर दो प्रकाश किरण एक ही दिशा में जब गति करती हैं तो समांतर प्रकाश किरण पुंज कहलाती हैं। अपसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होती है, इस तरीके से बताएंगे वो बच्चे जो आपने पढ़ा है। प्रकाश के परावर्तन क्रिया का कोई उदाहरण बताओ, तो ये उदाहरण बताएंगे। जब आप इतना कर लेंगे तब आपको लास्ट में, सबसे लास्ट में बच्चों को क्या करना होगा कि बच्चों को गृह कार्य देना होगा, क्योंकि बच्चे को आपने जो पढ़ाया है इस तरीके से आपको गृह कार्य देना होगा। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, जैसे कि बच्चों आपको सूर्य के अलावा प्रकाश के 5 स्रोत को आपको अपने घर से गृह कार्य पुस्तिका में लिख करके लाना है। तो इस तरह बच्चे आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे गृह कार्य और अगले दिन आपको प्रस्तुत करेंगे। तो आशा करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। उसके बाद में आपको क्या होगा, वहाँ पर जब आप फाइल बनाएंगे तो सबसे पीछे आप लगाएंगे पर्यवेक्षण पत्र। इसमें क्या होगा, आपका यहाँ पर पाठ्य योजना नंबर लिखा होगा, आपका नाम लिखा जाएगा और आप किस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं ये लिखा जाएगा। विषय आप बताएंगे, प्रकरण आपको बताना होगा कौन से पढ़ा रहे हैं, कक्षा कौन सी होगी और चक्र कौन सा है। उसके बाद में यहाँ पर आप पढ़ाने के बाद में जो आपका पर्यवेक्षक होगा, मतलब जो आपका टीचर होगा या फिर आपके साथी भी हो सकते हैं, इस तरीके से आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं वो आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टीचिंग इज अकॉर्डिंग टू द लेसन प्लान, मतलब आप जो आपने पाठ्य योजना बनाई है उस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं। बट यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड में आपकी आलोचना लिखी गई है, इम्प्रूव योर ब्लैक बोर्ड राइटिंग, आपको श्याम पट कार्य पर अधिक ध्यान देना है। एक्सप्लेनेशन इज गुड बट स्पीड शुड बी स्लो, मतलब आपकी जो आवाज़ है बोलने की वो थोड़ा धीरे होनी चाहिए। बच्चे डर जाएंगे ना, छोटे छोटे बच्चे होंगे, शायद तेज़ आवाज़ रही होगी इनकी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बताना है। इस तरीके से आपका पर्यवेक्षण में आप जहाँ भी गलती करेंगे वो पर्यवेक्षक होगा, आपके टीचर होंगे या आपके साथी होंगे, वो वहाँ पर आपके लिखेंगे कि आपने यहाँ गलतियाँ की है, तो आपको वो सुधार करना होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर हमने बताया कि बीएड सेकेंड ईयर की फाइनल टीचिंग प्रैक्टिकल फाइल किस तरीके से बनानी है। और इसी तरीके के लिए जानने के लिए, हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में इसी तरीके के वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जिसको ज़रूरत होगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।